तो आज की वीडियो की हमारी यूनिट 3 व्यक्तित्व विकार के ऊपर, जिसमें हम लोग को 3 तरीके के व्यक्तित्व विकारों को पढ़ना है। वह क्लस्टर ए व्यक्तित्व विकार, क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार और क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकार, ये 3 मुख्य रूप से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्द से जल्द। और क्या देखना है हम लोग को, वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। तो व्यक्तित्व विकार को परिभाषित करना। पहले व्यक्तित्व विकार क्या होता है इससे समझो। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऐसे विशिष्ट लक्षणों और व्यवहारों का एक समूह के रूप में समझा जा सकता है जो उस व्यक्ति का वर्णन और विशेषता बताते हैं। कई लोग शर्मीले होते हैं, कई लोग अंतर्मुखी होते हैं, कई लोग बहिर्मुखी होते हैं, है ना। यह विशिष्ट लक्षण कॉर्पिंग शैली और व्यवहार आमतौर पर बचपन के दौरान सामने आते हैं, जैसे शर्माना, घबराना, भागना, है ना, चिंतित रहना सामने आते हैं और फिर प्रारंभिक अवस्था तक स्थापित पैटर्न बन जाता है। ये विशेषता या विशेषताओं का मिश्रण एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है। ये था वेनबर्ग एवं गोल्ड के अनुसार 1999 की परिभाषा। समय के साथ इन लक्षणों और स्वभावों की संगतता, स्थिरता, निरंतरता और नित्यता व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करती है। इस बात पर भी सहमति हुई कि व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए 5 लक्षण आयाम विक्षिप्तता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सहमतता, विरोध, अनुभव के लिए खुलापन और कर्तव्य निष्ठा का उपयोग किया जाना सकता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकारों का एक विषम समूह है। उन्हें आमतौर पर स्वयं की एक स्थिर सकारात्मक भावना बनाने और घनिष्ठ और रचनात्मक संबंधों को बनाए रखने में समस्याओं की विशेषता होती है। DSM-5 के अनुसार एक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकारों का निदान किया जाना चाहिए यदि स्वयं के बोध क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण हानि हो। व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी पैटर्न लचीला नहीं होना चाहिए और व्यापक, स्थिर और लंबी अवधि का होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार का स्थायी पैटर्न लचीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी मिलनसार है, कभी शर्मीला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए और लंबी अवधि तक होना चाहिए। मतलब जो अगर वो शर्मीला है तो बहुत लंबे समय तक शर्मीला रहेगा, है ना। यह समझा और माना गया है कि व्यक्तित्व विकार वाले लोग अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी कठिनाई पैदा करते हैं। दूसरों को आमतौर पर उनका व्यवहार भ्रमित करने वाला, अप्रत्याशित, परेशान करने वाला और कभी कभी अस्वीकार भी लगता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकारों की श्रेणी में व्यवहार संबंधी समस्याएं की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है जो उनके रूप और गंभीरता में भिन्न हो सकती है। DSM-5 विकारों के बीच महत्वपूर्ण समानता के आधार पर उन्हें 3 मुख्य रूप में वर्गीकृत किया गया। इनमें पैरानॉइड या व्यामो, स्किंजोइड या स्किंजोटाइपल व्यक्तित्व विकार सम्मिलित है। इन विकारों में सोच और व्यवहार सम्मिलित है जो अन्य लोगों के लिए असामान्य, अजीब और विलक्षण प्रतीत होता है और लोग अक्सर विभिन्न सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है। यह विश्वास से लेकर संदेश और यहाँ तक कि सामाजिक अलगाव तक हो सकता है। इसमें अब आया क्लस्टर बी। इसमें हिस्टोरियोनिक, नर्सिसिस्टिक, आत्मरतिक, सीमांत, रेखीय और असामाजिक व्यक्तित्व विकार सम्मिलित है। इन विकारों में व्यक्ति इनके साथ निदान की प्रवृत्ति नाटकीय, अनिश्चित, अप्रत्याशित और भावात्मक भी होता है। क्लस्टर सी, इसमें मनोग्रस्ती, बाध्यता, परिवर्जित और आश्रित, अवलंबित व्यक्तित्व विकार सम्मिलित है। इन विकारों में चिंतित और भयभीत होने की प्रवृत्ति सम्मिलित है। ज़्यादातर चिंतित रहते हैं और भयभीत रहता है। व्यक्तित्व विकारों में निदान में कुछ कठिनाइयाँ रहती है। व्यक्तित्व विकारों के लिए नैदानिक मानदंड न तो स्पष्ट रूप से और न ही ध्यान से परिभाषित है। मतलब कोई ऐसे मानदंड नहीं है जो स्पष्ट रूप से लिखे गए हो या बताए गए हो, जैसे कि अन्य नैदानिक श्रेणियाँ के लिए है। चिकित्सक की ओर से बहुत निर्णय की आवश्यकता
आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्तित्व विकारों के मानदंड मुख्य रूप से अनुमानित लक्षण या व्यवहार के सुसंगत पैटर्न को बजाय वस्तुनिष्ठ व्यवहार मानकों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, सामने की परिस्थिति को देख करके परिभाषित किया जाता है। कुछ व्यक्तित्व निदान तो अब क्या पढ़ना है, पढ़ाना ही है जब कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, व्यक्तित्व विकारों के कारणों का अध्ययन करने में कठिनाई कि क्या कारण होता है जिससे व्यक्तित्व विकार आते हैं किसी व्यक्ति में या व्यक्तित्व विकार में स्थापित होते हैं। तो 1980 में DSM-3 में जोड़े जाने तक व्यक्तित्व विकारों पर कोई औपचारिक ध्यान नहीं दिया गया कि कोई औपचारिक ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार अन्य विकारों की तुलना में बाद में काम शुरू हुआ किस पे, व्यक्तित्व विकारों पर। एक बड़ी समस्या यह है कि उच्च स्तर की सहरुग्णता पाई जाती है। जिमरमैन और उनके सहयोगी ने बताया कि 900 रोगियों में से लगभग 45% उनका नमूना कम से कम एक व्यक्तित्व विकार के लिए योग्य थे, और इनमें से 45% लगभग 60% एक से अधिक के लिए योग्य थे, और 25% दो के लिए योग्य थे। मतलब जिनके ऊपर टेस्ट किया उनमें से जो 45% थे उनमें से ऐसे थे जिनमें 45% को अगर 100% मान लो तो उसमें 60% ऐसे थे जिनमें 100 था कि एक लक्षण है ही है इसमें, और 25% ऐसे थे जिसमें ऐसा था कि 2 तरीके के व्यक्तित्व विकारों के लक्षण थे, और बाकी को में 3 होंगे या कितने होंगे ये पता नहीं। तो क्लस्टर ए व्यक्तित्व विकार स्टार्ट करता है। क्लस्टर ए के मुख्य लक्षण सामाजिक रूप से अनाड़ीपन और सामाजिक से गलत टाइप कर दिया, स्पेस देना भूल गया है। सामाजिक रूप से अनाड़ीपन और सामाजिक संबंध विच्छेदन है जो विकृति सोच पैटर्न को प्रभावित करता है। इसे विषम विलक्षण क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह में आने वाले लोग असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए संदेह और अविश्वास भी। मतलब किसी पे संदेह रखना हमेशा कि अरे ये कहीं हमारी तो बुरा नहीं चाहता, जो तुम्हें सही राय भी दे रहा हो वो भी। क्लस्टर ए में हम यहाँ तक कि पैरानॉइड, स्केंजोइड और स्केजोटाइपल व्यक्तित्व विकारों पर चर्चा करेंगे। व्यायाम और व्यक्तित्व विकार। लोगों से सावधान रहना, उनके उद्देश्यों पर सवाल उठाना बहुत आसान नहीं है, और यह अनुकूल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अविश्वासी होना और हर किसी से सवाल करना रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। यह दूसरे के साथ या समूह के साथ काम करने वाले दोस्त बनाने और जीवन के कई अन्य पहलुओं में हस्तक्षेप कर सकता है, जिनमें लोगों के साथ दैनिक रूप से बातचीत सम्मिलित होती है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ से वे आमतौर पर यह मान लेते हैं कि बाहरी दुनिया लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें बरगलाते हैं। इस तरह से वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों में मस्त रहते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे आमतौर पर तर्कशील होते हैं, हर चीज़ों पर तर्क देता है, शिकायत कर सकता है या चुप रह सकता है, लेकिन आमतौर पर वह विद्वेष रहने, अपमान जैसा उन्हें लगता हो को माफ़ करने से इनकार करके और हिंसक भी हो सकते हैं। खतरनाक है मतलब का। कारणनात्मक कारण। व्यायाम और व्यक्तित्व विकार में जैविक योगदान के प्रमाण बहुत सीमित है। आंशिक अनुवांशिक संचरण में मनोविदलता से जोड़े के विषय में तर्क दिए गए हैं, लेकिन इसकी और इशारा करने बकवास किया हुआ है। चिकित्सा कैसी होती है इनकी, तो उनमें चिकित्सा के प्रमुख बाधाओं में से उनका अविश्वासपूर्ण संबंध है, जिनके कारण वो अपने चिकित्सक मतलब किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते। तो अपने चिकित्सक के साथ एक स्नेहपूर्ण, भरोसेमंद और सार्थक रूप से विकसित करने की संभावना नहीं रखते। मतलब वो अपने जो चिकित्सक होते हैं उन सबसे स्नेहपूर्ण, भरोसेमंद नहीं होते, वो सार्थक संबंध किसी तरीके से कोई बातचीत ऐसी साझा ही नहीं करते। यदि वो उपचार के लिए जाते हैं तो आमतौर पर किसी अन्य समस्या के कारण जाते हैं। हो सकता है कि वो अवसाद या किसी प्रकार की दुश्चिंता का सामना कर रहे हो। संज्ञानात्मक चिकित्सा व्यापक रूप से उनके दोषपूर्ण सोच पैटर्न को चुनौती देने और उनका मुकाबला करने के लिए उपयोग किया जाता है कि आप गलत राह पे हो, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा आपकी अच्छा ही सोचते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो कभी हमारे बात पे चल के देखो। ये सब इस विश्वास के बदलने पर जोर दिया जाता है कि हाँ आप गलत सोच रहे हो, जो कि हम बताएं आपको, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। और क्या लिखा था इसमें,
पैरानॉइड वैमो व्यक्तित्व विकार के लिए DSM-5 के मानदंड हम लोग कई बार पढ़ चुका है। इसमें से पहला सबसे नहीं रहना चाहिए, पर्याप्त आधार के बिना संदेह और दूसरे उनका शोषण कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगना चाहिए, लोगों से बातचीत नहीं करना, अपने साथ ज़्यादा समय बिताना, सौम्य टिप्पणी और घटनाओं के पीछे घटनाओं में छिपे हुए अपमान और धमकी का अर्थ को पढ़ता है, लगातार विदेश धारणा करता है, पति और पत्नी के यौन संबंधी की निष्ठा का स्किजॉइड स्कोजॉइड व्यक्तित्व विकार। स्कोजॉइड शब्द इस्तेमाल व्यूमर ने उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया था जिनमें बाहरी दुनिया से विलग रहने की प्रवृत्ति थी। बाहरी दुनिया से अलग और विलग रहने की प्रवृत्ति थी। अलग विलग नहीं समझ जाना। स्किजॉइड व्यक्तित्व विकार वाले लोग सामाजिक अलगाव के व्यापक पैटर्न और भावात्मक अभिव्यक्ति की एक अत्यंत सीमित सीमा को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं। वे आमतौर पर अपने दम पर रिश्तों की तलाश नहीं करते हैं और अक्सर भाव रहित, अलग और अपने आसपास के लोगों के प्रति उदासीन होते हैं। स्किजॉइड व्यक्तित्व विकार वाले लोग दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में रुचि नहीं रखते, न ही रोमांटिक और न ही यौन संबंध। इस प्रकार वे भाव रहित, रूखे और अलग थलग व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो उनके प्रशंसा से प्रभावित होते हैं और न ही आलोचना से। मतलब उन्हें आलोचना और प्रशंसा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग थलग रहते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इन लोगों में बेघर होना भी आम प्रतीत होता है, बेघर हो सकता है। पैरानॉइड व्यक्ति विकार से पीड़ित व्यक्ति की तुलना में स्किजॉइड व्यक्तित्व विकार वाले लोग में पाई जाने वाली सामाजिक कमियां अधिक चरम पे होती है। तो इनका स्क्रू पे ज़्यादा ढीला होता है। 5 कारक मॉडल में वे अंतर्मुखता के उच्च स्तर, मतलब बहुत कम अपनी भावनाओं व्यक्त करने वाले होते हैं। भावनाओं के लिए खुलेपन के निम्न स्तर, जैसे कि पहले बताया। स्किजॉइड व्यक्तित्व विकार के लिए DSM-5 का मानदंड सामाजिक संबंधों से अलगाव का एक व्यापक पैटर्न और पारस्परिक सेटिंग्स में भावनाओं की अभिव्यक्ति की एक सीमित सीमा प्रारंभिक व्यस्तता से शुरू होती है और वह विभिन्न संदर्भों में मौजूद होती है, जैसे कि निम्नलिखित में से 4 द्वारा दर्शाया गया है। परिवार का हिस्सा होते सहित न तो घनिष्ठ संबंधों की इच्छा और न ही उन्हें आनंद मिलता है। लगभग हमेशा एकांत गतिविधियों को चुनता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन अनुभव करने की कोई रुचि नहीं है, यदि कोई हो। ठीक है, हम लोग में कोई नहीं होता, ये अंग्रेजों वालों के हिसाब से लिखा गया है। चिकित्सा आमतौर पर स्किजॉइड व्यक्ति विकार वाले लोग शायद ही कभी उपचार के लिए आते हैं जब तक कि यह किसी संकट और प्रक्रिया ना हो, जैसे कि नौकरी खोना या कोई अन्य बड़ा मुद्दा। चिकित्सा आमतौर पर उन्हें सामाजिक संबंधों के मूल को समझने के साथ शुरू की जाती है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए, आपके माता पिता, भाई बहन, ये वो करके इन सबके साथ मिलना जुलना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस बोल दिया। ठीक है। स्किजोटाइप व्यक्तित्व विकार, स्किजोटाइपल व्यक्तित्व विकार। स्किजोटाइपल व्यक्तित्व विकार सामाजिक और पारस्परिक कठिनाइयों के साथ साथ अत्यधिक अंतर्मुखता की विशेषता है। उनमें अवधारणात्मक और संज्ञात्मक विकृतियाँ, संदेहास्पद और अजीब व्यवहार होते हैं। वास्तविकता के साथ उनका संपर्क आमतौर पर बरकरार रहता है, लेकिन अत्यधिक तनाव में वे कुछ लक्षणिक मानसिक लक्षणों का भी अनुभव कर सकते हैं। स्किजोटाइपल व्यक्तित्व विकार मनोविकलता के साथ एक निरंतरता पर है, लेकिन यहाँ व्यायाम और विभ्रम जैसे कुछ लक्षण का अभाव है। ये अक्सर अपने अजीब कपड़े पहनने के तरीके, दूसरों से संबंधित होने और उनके सोचने का व्यवहार
करने के तरीके के कारण दूसरों के लिए विचित्र हो जाते हैं। उनके पास संदर्भ में विचार हो सकते हैं और फिर भी वह इनकी संभावनाओं को स्वीकार करने में सक्षम हो सकते हैं। मनोविकलता वाले लोगों के पास भी विचार संदर्भ होते हैं, लेकिन वह स्किज़ोटाइपल व्यक्ति विकार से पीड़ित व्यक्तियों के विपरीत वास्तविकता का परीक्षण नहीं कर सकते। वो जादुई सोच में विश्वास कर सकते हैं या मान सकते हैं कि उनके पास एक सूक्ष्मदर्शी होने जैसी जादुई शक्तियाँ हैं। मतलब कि व्यायामों की ऐसी स्थिति जहाँ वो अपने मन में बहुत कुछ बना लेते हैं और उन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। कहानी है। स्किज़ोटाइपल के कुछ पहलुओं जैसे अंतर्मुखता, विक्षिप्तता और व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल के माध्यम से समझा जा सकता है। हालांकि संज्ञानात्मक और अवधारणात्मक विकृतियाँ के संदर्भ, पहलू और मॉडल के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है। स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार के मानदंड सामाजिक और पारस्परिक कमियां का एक व्यापक पैटर्न जो निकट संबंधों के साथ साथ संज्ञानात्मक और अवधारणात्मक विकृतियों और व्यवहार की विलक्षणता के साथ तीव्र असुविधा, कम क्षमता द्वारा चिन्हित है। प्रारंभिक व्यस्तता से शुरू होता है और ये विभिन्न संदर्भों में मौजूद होता है, जैसा कि निम्न में से 5 द्वारा इंगित किया गया है। पहला, संदर्भ का विचार भ्रम को छोड़ के अजीब विश्वास या जादुई सोच जो व्यवहार को प्रभावित करती है और उपसांस्कृतिक मानदंडों के साथ असंगत। अंधविश्वास हो गया और दिव्यता और विश्वास, टेलीपैथी और छठी इंद्रिया बच्चों एवं किशोरों में विचित्र कल्पनाएं और व्यस्तता। शारीरिक भ्रम, सहित असामान्य अवधारणा, अनुभव, अजीब सोच और भाषा, अस्पष्ट परिस्थिति जन्य रूपक, अधिक विकृति या रूढ़िबद्ध, संदेह या व्यामोह विचार, अनुचित या संकुचित प्रभाव और भी कुछ होते हैं। कारणात्मक कारक। तो अध्ययनों की समीक्षा ने सुझाव दिया कि सामान्य आबादी स्किज़ोटाइपल व्यक्ति विकार की व्यापकता लगभग 2 से 3% है, जिसमें मध्य आनुवंशिकता है। स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार में आनुवंशिक संबंध और लंबे समय तक मनोविकलता के साथ संभावित पाया गया है। यह पाया गया है कि यह मनोविकलता के लिए दायित्व के स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जो मनोविकलता वाले लोगों के प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों में होता है। मतलब ये सब चीज़ें जेनेटिकली आती है आपके ब्लड में और आप ऐसे टेढ़े बाके हो सकते हो। इसकी चिकित्सा यह अनुमान लगाया गया कि 30 से 50% स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार वाले लोग भी प्रमुख अवसाद के लिए नैदानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। इस प्रकार उनके चिकित्सक में प्रमुख अवसाद वाले लोगों को दिए गए चिकित्सकों भी सम्मिलित होते हैं। स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व के लिए चिकित्सा विधियों और रणनीतियों की तलाश में धीरे धीरे रुचि बढ़ रही है, क्योंकि हमें मनोविकलता के अग्रदूतों के रूप में भी देखा जाता है। क्लस्टर बी व्यक्तित्व विकार। ठीक है, तो क्लस्टर बी प्रचलित लक्षण नाटकीय, अनिश्चित और भावात्मक है। इस प्रकार इस खंड में हम नाटकीय, आत्मकेंद्रित, असामाजिक और सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकारों पर चर्चा करेंगे। हिस्टोरियोनिक नाटकीय व्यक्तित्व विकार। हिस्टोरियोनिक व्यक्तित्व विकार भावना और अतिरंजित अभिव्यक्ति की विशेषता है, जैसे कि किसी को बुरी तरह से गले लगाना जो वे अभी मिले हैं और एक उदास फिल्म के दौरान अनियंत्रित रूप से रो रहे हैं। इस विकार की एक अन्य विशेषता अत्यधिक ध्यान आकर्षण करने वाला व्यवहार है, तब लोग हमारे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। उनका जीवंत, आकर्षक, नाटकीय और बहिर्मुखता व्यवहार आमतौर पर उन्हें ध्यान का केंद्र बनाता है। बहिर्मुख होते हैं, लोगों से ज़्यादा घुले मिले और अपना ध्यान, अन्य लोगों का ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके, ऐसा काम वो करते हैं और ऐसा व्यवहार वो रखते हैं। और
अगर लोग द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जा रही तो वह अप्रसन्न महसूस करते हैं कि लोग हमें थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं टाइम नहीं देते, या थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं देते, तो उस बात पे वो उदास हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनके आसपास के लोगों इस स्तर के ध्यान से थक जाते हैं। वो लगातार चाहते हैं, उनके परिणाम स्वरूप आमतौर पर अस्थिर और असंतोषजनक रिश्ते होते हैं। ठीक है। व्यवहार आमतौर पर बहुत नाटकीय, अभिनय संबंधी और कभी कभी यौन उत्तेजक भी पाए जाते हैं। जब वह लाइमलाइट जब वे लाइमलाइट में नहीं होते और अपने लुक्स को लेकर बहुत चिंतित होते हैं तो वह व्यर्थ, असहज और आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। वे आवेगी भी हो सकते हैं और संतुष्टि में देरी करने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है। समान अवधि में हिस्टोरियन हिस्टो हिस्ट्रियोनिक हिस्ट्रियोनिक है। हमें हिस्ट्री तो यह समझ में आ जा रहा है, यूनिक नहीं समझ में आ रहा है। सोनिक सोनिक दिमाग में आ जाता है। तो कहा था नो हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार की व्यापकता लगभग 2 से 3% होने का अनुमान लगाया गया है। हिस्टोरियोनिक हिस्टोरियोनिक व्यक्तित्व विकार के लिए DSM-5 मानदंड। अधिक भावुकता और ध्यान चाहने वाला एक व्यक्तित्व व्यापक पैटर्न प्रारंभिक व्यस्तता से शुरू होता है और विभिन्न संदर्भों में मौजूद होता है। जैसा कि निम्नलिखित में से 5 द्वारा दर्शाया गया है, उन स्थितियों में असहज हो जाता है जिन्हें में वह ध्यान का केंद्र नहीं होता है। दूसरों के साथ बातचीत अक्सर अनुचित, यौन, मोहक और उत्तेजक व्यवहार की विशेषता होती है। भावनाओं की तेजी से बदलती और उथली अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। स्वयं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार शरीर बनावट और का उपयोग करता रहता है कि हम कैसे अच्छा दिखे। भाषा का एक शैली और अत्यधिक प्रभावशाली और विस्तार की कमी है। नाटकीयता और भावनाओं की अतिरंजित अभिव्यक्ति को दर्शाता है। कारणात्मक कारक अपने लंबे इतिहास के बावजूद हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार के पीछे के कारण को समझने के लिए बहुत कम शोध किया गया है। मतलब किस तरीके से होता है इसका बहुत सारा कोई शोध नहीं किया गया। एक परिकल्पना सामाजिक व्यक्तित्व विकार के साथ आनुवंशिक लिंक की ओर इशारा करती है कि ऐसा कुछ सामाजिक रूप से घटित हुआ और या आनुवंशिक रूप से उसका पेश ढीला हो। हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार के 2 सामान्य व्यक्तित्व लक्षणों के चरम संस्करणों द्वारा भी चित्रित किया जा सकता है, बहिर्मुखता और कुछ हद तक विक्षिप्तता। इन दोनों में आंशिक आनुवंशिकी आधार है। चिकित्सक में नाटकीय व्यक्तित्व वाले लोगों के ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार को से निपटने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए एक शोध में एक व्यवहार प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोधकर्ता ने लोग के उचित व्यवहार और बातचीत को पुरस्कृत किया, जैसे कि नाटकीय व्यक्तित्व जैसे लक्षणदायक या लायक है, उनके ध्यान को आकर्षित करने वाले व्यवहार को जुर्माना लगाया गया। मतलब जो ओवर एक्टिंग कर रहा है उन्हें कम और जो सही व्यवहार व्यक्त कर रहा है उसे अच्छा दिखाया गया। आत्मरतिक व्यक्तित्व विकार। ये सब नाम मेरे को सोचते कितना है। ग्रीक पौराणिक होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक युवा शिकारी नार्सिसिक्स था जो अलग और अभिमानी बना रहा, जिनमें कई महिलाओं को तिरस्कार में पकड़ रखा था और उनके था जो उसके लिए गिर गई थी। नार्सिसिस्ट को उनके अहंकार के लिए दंडित करने के लिए बदला लेने की देवी नेमेसिस ने उसे एक झाड़ू
जादू कर दिया, सॉरी जादू सुनाई समझ गया, जादू कर दिया, जिसके कारण जब उसने अगली बार पानी के एक कुंड में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और प्यार में उसे पछाड़ दिया। वह अपनी सुंदर छवि से पूरी तरह से लीन हो गया। वह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में वह स्वयं था। विश्लेषकों ने दंत व पेपज शब्द का उपयोग कर व्यक्तियों का वर्णन के लिए किया जो खुद को बहुत महत्व देते हैं और ज़्यादातर समय दूसरों को ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त रहते हैं। नार्सिसिस्टिक आत्मरतिक व्यक्तित्व विकार आत्म महत्व की तरंजित भावनाओं की विशेषता है जो स्वयं को देता है। मतलब हम इतना सुंदर अपने आप को प्रतीत करें कि लोग हमें बहुत आकर्षित समझे और हमारी प्रशंसा और सहानुभूति की कमी का यह दो प्रकार की होती है, वैभवशाली और कमजोर। भव्य प्रकार की संकीर्णता की परिभाषित विशेषताओं आक्रामकता, प्रभुत्व और भावुकता है। इस प्रकार वे अपनी क्षमताओं को कम आंकने और दूसरों की तुलना में कम आंकने के लिए जाने जाते हैं। अपने दूसरों को कम और अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकारों के लिए मानदंड आत्म महत्व की एक भव्य भावना, हम ही सब कुछ है, हमारे अलावा और कोई नहीं, असीमित सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य या आदर्श प्रेम की कल्पनाओं में व्यस्त है। हम अपने को बस मानता है, प्रतिभा, शक्ति जो भी है वो हम है और कोई नहीं। मानता है कि विशेष और अद्वितीय और उसे केवल अन्य विशेष या उच्च स्थिति वाले लोगों द्वारा ही समझा जा सकता है। मतलब छोटे मोटे लोग हमको नहीं समझ सकते, जो अच्छे उच्च विशेष को होते वही हमें समझ सकते हैं। अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता है, वो हमेशा अत्यधिक प्रशंसा चाहते हैं लोगों से। हकदार होने की भावना, मतलब ये चीज़ हमारी है तो हमें कोई मिलनी चाहिए, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है। पारस्परिक रूप से शक है, सहानुभूति की कमी, अक्सर दूसरों को से ईर्ष्या करता है कि कारणात्मक कारक, कुछ भी कारणात्मक कारक, इसमें भी सोच की कमी है। लेकिन पालन पोषण की कमी और विफलता पर माता पिता बच्चे को प्रारंभिक विकास के चरणों में सहानुभूति का मॉडल बनाने में विफल हो सकते हैं, जिसमें वो लड़का अपने आप को सबको समझने लग जाए, दूसरे सहानुभूति नहीं हो पाती। चिकित्सा में नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार वाले लोगों के लिए दोनों अध्ययनों की संख्या होती है। हैक आउट और एकत्रित सफलता रिपोर्ट सीमित है। यहाँ चिकित्सा का मुख्य फोकस भव्यता है, जिसके बाद वो मूल्यांकन के लिए अति संवेदनशील और दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी पर भी ध्यान देता है। इसमें सहानुभूति कैसे बढ़ाई जाए। असामाजिक व्यक्तित्व विकार वाले लोगों उन व्यक्तियों में सबसे अधिक हैरान करने वाले और पेचीदा पाए जाते हैं जो चिकित्सक अपने अभ्यास करियर में देखेंगे। उन्हें छल, आक्रामकता और असामाजिक व्यवहार की गतिविधियों में संयोजक के साथ सामाजिक मानदंडों और दूसरों के अधिकारों में लगातार अवहेलना और उल्लंघन करने की प्रवृत्ति की विशेषता है। उनमें नैतिक विकास की कमी होती है और उन्हें किसी के प्रति कोई पश्चातावा नहीं होता। मतलब जो करता है वो सही करता है, वो आक्रामकता करता है, दूसरों को परेशान करता है और उन्हें किसी भी चीज़ को गैर जिम्मेदार होता है, किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होता। धोखा देकर भी वो खुश हो सकता है। बताए बैड टाइप की पर्सनालिटी को भी वो अच्छा मानते हैं। इसको लंबे चौड़े में दिया हुआ है। पढ़ लेना, बार बार झूठ बोलना, किसी भी चीज़ का खेद प्रकट न करना, उसे अच्छी की तरह मानना, गैर जिम्मेदार, प्यार से समझ नहीं सकता, परिवार के सदस्यों के प्रति हिंसा आम बात है, उनमें यौन संबंधों पर जोड़ तोड़ और शोषण परिवार और समाज के लिए खतरा माना जाता है। तो इनके मानदंड क्या होता है? असामाजिक व्यक्तित्व विकार के लिए 15 वर्ष की आयु से होने वाली दूसरी अधिकारों की अवहेलना और उल्लंघन एक पैटर्न जो दर्शाया गया है। वैध व्यवहार के संबंध में असामाजिक मानदंड का पालन करने में विफलता, जैसे कि गिरफ्तारी के आधार पर बार बार किए जाने वाले
कृत्यों से संकेत मिलता है। छल कपट करना, बार बार झूठ बोलना, आवे आवेग या आगे की योजना बनाने में विफलता जो है वो आज ही है, जो करना है वो आज कर गुजरेंगे। चिड़चिड़ापन और आक्रामकता अधिक होती है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए लापरवाह। व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष है। पछतावे की कमी होना, 15 साल की उम्र में पहले शुरू होने के साथ आचरण विकार का सबूत। कारणात्मक कारक, पारिवारिक कारक, आपराधिक चीज़ें देखना, दूसरों से सीखना, ये सब चीज़ें होती है। बच्चों में माता पिता से बहुत पहले ही अलग कर दिया जाता है, जिससे वो आक्रामकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं और गैर कानूनी चीज़ें और लगाव उगाव त्याग देते हैं। किसी भी चीज़ का खेद नहीं होता उनके मन में। और चिकित्सा, इनमें धीरे धीरे खेद बढ़ाना, जोड़ तोड़ की भावना, दूसरों को दुख का अंदाजा दिलाना और दूसरों को सुख की ओर बढ़ाना, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, कितना सारा विकार है यार। सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकार, सीमांत रेखीय, ठीक है, इसका संदर्भित उन लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनकी एक ऐसी स्थिति थी जिसे विक्षिप्त और मानसिक सीमांत रेखीय के बीच कहा जा सकता है। हालांकि बाद के इस स्पष्टीकरण को स्क्लेरोटाइपल व्यक्तित्व विकार कहा गया, जो जैविक रूप से मनोविकलता के संबंधित है। सीमांत रेखीय व्यक्तित्व विकार का वर्तमान निदान जैविक रूप से मनोविकलता से जुड़ा नहीं है। बीपीडी वाले लोगों में विशिष्ट पैटर्न, आत्मछवि, मनोदशा, यहाँ तक कि रिश्ते में भी आवेगशीलता और अस्थिरता है। यह भावात्मक अस्थिरता आमतौर पर किसी भी प्रकार के दीर्घकालीन परिणामों के विषय में सोच बिना किसी भी पर्यावरणीय ट्रिगर के लिए अत्यधिक और तीव्र प्रतिक्रियाओं से प्रकट होती है। हटाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये व्यक्तित्व विकार। क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकार। क्लस्टर सी व्यक्तित्व विकारों में 3 व्यक्तित्व विकार सम्मिलित है। परिवर्जित, आश्रित, अवलंबित और मनोग्रसित बाध्यता। देखो थोड़ा सा घूम के पानी पी के आते हैं। सम्मिलित है, समान विशेषता, दुश्चिंता का भय है। उल्लेखनीय विकारों को समझने में सहायता करने के लिए आइए हम प्रत्येक विकारों की नैदानिक विशेषता, कारण, कारकों की चिकित्सा को देखें। परिवर्जित व्यक्तित्व विकार। परिवर्जित व्यक्तित्व अत्यधिक सामाजिक अवरोध और अंतर्मुखता परिवर्जित व्यक्तित्व विकार के विशिष्ट पैटर्न है। इसके कारण उनके पास सीमित सामाजिक संबंधों का एक पैटर्न है और वे सामाजिक अंतर्क्रियाओं में अनिच्छुक है। वे अन्य लोगों की तलाश नहीं करते हैं क्योंकि वे उनके द्वारा फटकार लगाने के लिए आलोचना किए जाने से डरते हैं कि कोई उन्हें बुरा भला कहे, इसलिए वो किसी की तलाश नहीं करते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वो स्नेह की इच्छा नहीं रखते। वे अक्सर अकेलापन और ऊब महसूस करते हैं। शोधकर्ता ने निष्कर्ष निकाला कि बचने वाले व्यक्ति विकार वाले लोग सामान्यकृत शर्म और घबराहट दिखाते हैं और उपन्यास स्थितियों और यहाँ तक कि भावनाओं से भी बच सकते हैं। परिवर्तित विकार के लिए मानदंड। सामाजिक निषेध का एक व्यापक पैटर्न, अपर्याप्तता की भावना और नकारात्मकता, मूल्यांकन के लिए अति संवेदनशीलता प्रारंभिक व्यस्तता से शुरू होता है और यह विभिन्न संदर्भों में मौजूद होता है, जैसे कि निम्नलिखित में से 4 द्वारा दर्शाया गया है। आलोचना, अस्वीकृति और अस्वीकृति के डर के कारण महत्वपूर्ण पारस्परिक संपर्क वाली व्यावसायिक गतिविधियों से बचें कि हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारी आलोचना हो जाए, अस्वीकृति हो जाए, हमें ठुकरा दिया जाए और अस्वीकृति का डर हो। लोगों के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है और निश्चित रूप से पसंद नहीं किया जाता।
जुड़ने को तैयार नहीं, जब तक कि निश्चित रूप से पसंद नहीं किया, जब तक किसी को आप चीज़ को पसंद ना कर लो तब तक आप उस चीज़ से जुड़ते नहीं हो। शर्मिंदगी और उपहास के डर से अंतरंग संबंधों में संयम दिखाता है। सामाजिक स्थिरता में आलोचना या अस्वीकार किए जाने में व्यक्त है। अपर्याप्तता की भावना के कारण कई पारस्परिक स्थितियों में बाधित होता है। और लंबी चौड़ी कहानी है। कार्यात्मक कारक प्रजनन व्यक्तित्व विकार के जड़ों में जन्मजात अवरुद्ध स्वभाव में हो सकती है, जिसके कारण नवजात शिशु और बच्चा की नई या अस्पष्ट स्थिति में डरपोक और बाधित महसूस कर सकता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बचने वाले व्यक्ति विकारों के लिए कुछ आनुवंशिक भेद्यता सामाजिक भय वाले लोगों में देखी जा सकती है। मच्छर हट जाओ। बचने वाले व्यक्ति चिकित्सा बचने वाले व्यक्तित्व वाले लोगों के द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं सामाजिक भय वाले लोगों की समान होती है। ये दिखाना कि चिकित्सा में ये कि दिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपका कोई आलोचना बुरी चीज़ नहीं है, और आलोचना हर जगह नहीं की जाती जब तक आपको कोई कारण ना हो, और कारण हो तो आप पूछो कि क्या कारण है। आश्रित अवलंबित व्यक्तित्व विकार। आश्रित अवलंबित व्यक्तित्व विकार एक व्यक्ति के अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता की विशेषता है। इस प्रकार उसके द्वारा विनम्र और चिपचिपे व्यवहार की ओर इशारा करता है। वह अकेले होने पर दूसरों से अलग होने का डर दिखा सकते हैं कि हमें अकेला मत छोड़ो, क्योंकि वो खुद को अयोग्य या अक्षम पाते हैं कि हम गिर जाएंगे, हम अयोग्य है, हम किसी भी जगह खड़े नहीं हो सकते, तुम मेरे साथ चलो। किसी भी जगह जहाँ वो रोज़ जाते हो वहाँ पे भी वो किसी को साथ लेकर के ही जाता है। फिर दूसरों से अलग होने की अपना समर्थन खोने का डर के कारण दूसरों को क्रोधित नहीं हो सकते हैं और दूसरों में गलती नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो आश्रित होता है किसी पे। तो इनके मानदंड ये है, वो दूसरों पर अत्यधिक सलाह और आश्वासन के बिना दैनिक निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि कोई वो आएगा तभी हम उससे बात करके इस चीज़ों पर निर्णय लेंगे। दूसरों को अपने जीवन के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभालने की आवश्यकता है। हर चीज़ में दूसरों को वो आएगा तब हम वैसा करेंगे, उसके साथ जाएंगे, उसके साथ उठेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, उसके साथ वो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेंगे। समर्थन या अनुमोदन के नुकसान के डर से दूसरों के साथ असहमति व्यक्त करने में कठिनाई होती है। ठीक है, परियोजनाओं को शुरू करने या अपने दम पर काम करने में कठिनाई होती है। दूसरों को पोषण और समर्थन प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लंबाई तक जाता है। उपेक्षा उन चीज़ों को करने के लिए जो अप्रिय है। ठीक है, कारणात्मक कारक पारिवारिक कारक हो सकता है, कभी इस तरीके का वातावरण ना रहा हो, आनुवंशिक घटक हो सकता है कुछ पहले के भी, और पालन पोषण के भी कुछ नकारात्मक पहलू हो सकते हैं। चिकित्सा बढ़ावा उसे सामाजिक रूप से परिपक्व बनाना, लोगों से मिलना जुलना करवाना, और धीरे धीरे कुछ गतिविधियों में हिस्सा करवाना, जिससे वो अकेले ही बहुत सारी बड़ी गतिविधियों में भी सामना कर सके। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकार। मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकार वाले लोग व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने के साथ अत्यधिक दुश्चिंता दिखाता है। वह नियमों, आदेशों और अनुसूचियों पर ध्यान देकर पूर्णतावादी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है, और उनकी पूर्णता इस हद तक खराब हो सकता है कि वह कभी कभी अपनी परियोजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे विकरणों में व्यस्त है। इस प्रकार वो अपने स्वयं को खराब उपयोग करते हैं। वह काम के प्रति इस हद तक समर्पित हो सकते हैं कि उन्हें फुर्सत और मनोरंजन के लिए कुछ भी करने में कठिनाई हो सकती है। अन्य लोग उन्हें कठोर या भावरहित के रूप में देख सकते हैं क्योंकि वह आमतौर पर दूसरों के साथ नहीं सौंपते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकार के लिए मानदंड क्या है? विवरण नियमों, सूचनाओं, आदेश, संगठन और अनुसूचियों के साथ इस हद तक व्यस्त है कि गतिविधियों के प्रमुख बिंदु खो जाते हैं। पूर्णतावाद दिखाता है कि कार्य पूर्णता में हस्तक्षेप करता है अवकाश गतिविधियों और दोस्ती के बहिष्कार के लिए काम और उत्पादकता के लिए अत्यधिक समर्पित है। नैतिकता या मूल्यों पर अत्यधिक ध्यान लगाता है। खराब और बेकार वस्तुओं को त्यागने में असमर्थ है। कार्यों को सौंपने और दूसरों के साथ काम करने की अनिच्छुक, और जब तक कि वे अपने काम करने के तरीकों को ठीक से प्रस्तुत न करें
कारणात्मक कारक, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डूबना और किसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नवीनता की तलाश, नुकसान के बचाव और इनाम पर निर्भरता और किसी चीज़ को नुकसान के स्तर में विशेषता आधारित चर्चा की गई है। ये चिकित्सा धीरे धीरे बाध्यकारी विचारों को दूर रखने के लिए उन्हें विश्राम और व्याकुलता तकनीक सिखाकर उनकी सहायता की जाती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में ओपीडी के रोगियों के साथ प्रभावी पाया गया है। व्यक्तित्व विकारों के सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से हमें कमज़ोर कर देती है, कुछ चीज़ सामाजिक तरीके से मजबूत कर सकती है। सांस्कृतिक कारक होता है अकेले रहना या अकेले किसी चीज़ को करना, लड़कियों से दूर रहना, इस समाज से दूर रहना, उस समाज से दूर रहना। ऐसे हमारी मनोदशा कुछ कुछ बिगड़ सकती है और सामाजिक कारक भी बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पे आपके। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का इस पर पूरी एक चैप्टर है जो कि मैं पढ़ चुका है शायद। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। 40 मिनट की हो गई है यार वीडियो, तो मज़ा ही आ गया, इतनी बड़ी वीडियो बन गई। तो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जैसे कि आपको सारी वीडियो की अपडेट फटाफट मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम लोग पढ़ेंगे अपना यूनिट 4 अगली वीडियो में। सो जाते हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाइक नहीं करना, वीडियो को सब्सक्राइब मत करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी भी तरह कोई पर्सनल क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मुझे पर्सनल लिंक्स पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।